कहानी की शुरुआत में हमें एक तबाह और बर्बाद दुनिया को दिखाया जाता है, जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, नीला आसमान, साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी। लेकिन अब पृथ्वी पर सब कुछ बदल चुका है। पूरी पृथ्वी रेडिएशन से तबाह हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी पर जीवन खत्म हो गया। लेकिन इस भयानक तूफान में हम फ्रीची नाम के आदमी को देखते हैं, जिसने खुद को यूवी रेस से बचने के लिए एक सूट पहना था, जहां उसके सूट से उसे पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री है, जो किसी इंसान की चमड़ी पिघलाने के लिए काफ़ी है। असल में यहाँ पर आज से कुछ 10 साल पहले यहाँ पर एक सोलर स्टॉर्म आया था, जिसे अर्थ की ओजोन लेयर पूरी तरह तबाह हो गई और पूरी पृथ्वी मौत के कब्रिस्तान में बदल गई। इधर फ्रीची एक शॉप में इंटर होता है और अपने लिए कुछ जरूरत की चीज़ों को ढूंढने लगता है, जहां हम उसके साथ एक रोबोट डच को भी देख पाते हैं। फ्रीची वहां से कुछ खाने की चीज़ों को उठा लेता है और इस शॉप को मार्क करके अपने मैप को ढूंढता हुआ एक दूसरी जगह की ओर निकल जाता है, जहां हम फ्रीची के पीछे एक तूफान को भी देख पाते हैं, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जिससे खुद को बचाता हुआ फ्रीची अपने सेल्टर तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो अपने सूट को साफ करता है और खुद नहाने के लिए चला जाता है, जहां हम उसके आईडी कार्ड से जान पाते हैं कि फ्रीची एक साइंटिस्ट है और पहले इसी शेल्टर में काम किया करता था। इसके बाद फ्रीची अपने पेट डॉग के पास जाता है और उसे खाना देता है, जिसे उसने इस स्टोर से उठाया था। अपने डॉग को खाना खिलाकर फ्रीची अपनी लैब में वापस आता है, जहां पर उसने बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। फ्रीची एक एक करके उन सभी किताबों को एक रोबोट से स्कैन करवाने लगता है। उसकी मेजॉरिटी बुक्स सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड थी और उसी के साथ कुछ बुक्स ऐसी भी थी जिसमें डॉग्स को पालने की तकनीक भी लिखी थी। दरअसल फ्रीची एक नया रोबोट बना रहा है, जिसमें वो ये सारी जानकारी डालकर उसे ह्यूमन जितना स्मार्ट बनाना चाहता है, ताकि उसके मरने के बाद उसका डॉग का ख्याल रख सके, क्योंकि धीरे धीरे रेडिएशन में फ्रीची के डीएनए को भी डैमेज करना शुरू कर दिया है और अब वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम फ्रीची को इस रोबोट पर काम करता देख पाते हैं, जो एक कैमरे को उस रोबोट की आंख की जगह पर लगा देता है, ताकि वो आसपास की दुनिया को देख पाए। इसके बाद फ्रीची उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करने लगता है, लेकिन अपलोड करते टाइम कुछ एरर आ जाते हैं, जिससे उसका रोबोट ऑन तो हो जाता है, लेकिन वो फ्रीची से कुछ बोल नहीं पाता, जिससे फ्रीची उसके सॉफ्टवेयर को फिक्स करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो रोबोट बोलने लगता है, जहां पर रोबोट फ्रीची को अपने कुछ नियम बताता है, जिसमें पहला तो ये था कि उसे किसी भी इंसान पर हमला नहीं करना है और दूसरा फ्रीची के जाने के बाद उसे ही उसके डॉग का ध्यान रखना है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेल्टर की लाइट चली जाती है, जिसे ठीक करने फ्रीची एक विंड मिल पर चढ़ जाता है और बड़ी ही मुश्किलों के साथ उसे फिक्स करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीची के सामने एक बहुत ही भयानक रेत का तूफान आने वाला है, जिसे देखकर फ्रीची भागते हुए नीचे आता है और अपने रोबोट में वेदर फोरकास्ट का सिस्टम भी डाल देता है, जिससे उसका रोबोट बताता है कि ये तूफान अगले 24 घंटे में उसके पास पहुंच जाएगा और अगले 40 दिनों तक नहीं हटेगा। इस बात को जानकर फ्रीची काफी घबरा जाता है, क्योंकि उनके पास बस कुछ ही दिनों का खाना था। जिससे फ्रीची मैप में अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगता है और फाइनली वो सैन फ्रांसिस्को जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी फ्रीची की तबीयत और ख़राब होने लगती है, जिससे वो अपने रोबोट की डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को बढ़ा देता है, जिस पर उसका रोबोट उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि ज़्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करने से वो बस 70% डाटा ही स्टोर कर पाएगा। लेकिन फ्रीची उसे बताता है कि उसके पास बस कुछ ही समय बचा हुआ है। इधर फ्रीची इस रोबोट को चलना फिरना भी सिखा रहा था और वो रोबोट एक बच्चे की तरह सब कुछ सीख रहा था। इसके बाद वो तीनों यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, जहाँ उनका पुराना रोबोट आंखें न होने की वजह से आसपास बड़ी चीजों से बार बार टकरा रहा था, जिससे इमोशनल होकर फ्रीची फिर से उसकी आंखें लगा देता है और अब ये चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में फ्रीची अपने रोबोट को बताता है कि पहले इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसके बाद वो तीनों एक नए शहर तक पहुँच जाते हैं और फ्रीची अपने ट्रक को रोककर एक डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर उससे नहीं खुलता, जिससे फ्रीची अपने रोबोट से उस दरवाजे को खोलने को कहता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट बड़ी ही आसानी से उस दरवाजे को खोल देता है और वो तीनों अंदर खाने की चीजों को ढूंढने लगते हैं, जिससे वहां उन्हें कुछ कॉर्न मिलता है, जिसे फ्रीची बाहर लाकर सनलाइट में रख देता है और वो सभी कॉर्न फटने लगते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है। और तभी उन्हें वो तूफान भी दिखाई देता है जो उनके पास पहुंचने ही वाला है, जिससे वो सभी उस जगह को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फ्रीची को पता चल जाता है कि वो तूफान उन तक पहुंच जाएगा, जिससे फ्रीची अपने ट्रक को रोक देता है और कुछ केबल्स के जरिए अपने ट्रक को बांधने लगता है और उस तूफान के निकलने का वेट करने लगता है और कुछ ही देर के बाद बहुत तूफान उनके पास से गुजर जाता है। इधर फ्रीची बाहर आकर देखता है कि सिर्फ वही केबल बंधी हुई है जो उसके रोबोट ने बांधी हुई थी और वो रोबोट फ्रीची का टायर बदलने में भी हेल्प करता है, क्योंकि फ्रीची सटेपनी लाना भूल गया था और इसी बात पर फ्रीची अपने रोबोट का नाम जैक रखता है।
लेकिन ये नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और काफी सोचने के बाद वो खुद अपना नाम जेफ रखता है और अब फ्रीची उस रोबोट से हाथ मिलाकर उसका इस दुनिया में स्वागत करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां जेफ फ्रेंची के डॉग से दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका डॉग उस पर भौंकता ही जा रहा था। ये देखकर फ्रीची जेफ को समझाता है कि उसे गुडईयर का बिलीव जीतना होगा, तभी वो उससे दोस्ती कर पाएगा। आगे हम फ्रीची को ट्रक चलाता देख पाते हैं जो जेफ से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिससे फ्रीची उस ट्रक को एक रेस्टोरेंट के किनारे रोक देता है और अपने डॉग को जेफ के पास छोड़कर खुद रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन तभी उसे गुडईयर की भौंकने की आवाज आती है, जिससे फ्रीची उसे भी कैफे में ले आता है और बाहर जेफ फ्रीची के ट्रक को चलाने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर आकर फ्रीची उसके ट्रक को वापस लाने का बोलता है, लेकिन पास लाते हुए जेफ फिर से उस ट्रक को ठोक देता है। इधर फ्रीची जेफ और गुडईयर को समझाने के लिए अपने हाथ को धूप में रख देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में फ्रीची का हाथ जलने लगता है। इसके बाद फ्रीची जेफ को बताता है कि इस रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा और अब उसे ही गुडईयर का ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो सभी अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं, जहां जेफ पीछे की सीट पर उदास बैठा हुआ था, जिसे खुश करने के लिए फ्रीची उसे ड्राइविंग सिखाने लगता है। जहां स्टार्टिंग में जेफ कुछ गलती करता है, लेकिन बाद में वो उस ट्रक को अच्छे से चलाने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ जेफ फ्रीची को अपने सफर को सिर्फ रात में करने को बोलता है, लेकिन तब फ्रीची उसे बताता है कि बचे हुए इंसान रात में शिकार करने निकलते हैं और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमारे सामान को लूटकर हमें जान से मार देंगे। इसके बाद सुबह हो जाती है और जेफ देखता है कि फ्रीची अंदर बुखार से तड़प रहा है, जिससे जेफ उसके सर पर पट्टी रखता है, पट्टी से उसे कुछ आराम मिल सके। इधर जेफ को पता चल गया था कि अगर जल्दी फ्रीची को दवा नहीं दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है, जिससे वो खुद ही ट्रक को ड्राइव करता हुआ एक अस्पताल तक पहुंच जाता है, जहां जेफ डच के साथ अस्पताल में दवा ढूंढने निकल जाता है। इधर फ्रीची को भी होश आ जाता है, जहां वो अपने ट्रक को एक अस्पताल के बाहर देखता है और उसे चेक करने के लिए एक सूट को पहनकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहां अस्पताल में डच एक ट्रक में फंसकर टूट जाता है, जिसे देखकर फ्रीची को बहुत दुख होता है और घबराते हुए वो जेफ को ढूंढने लगता है, जिससे कुछ ही देर में जेफ उसे मिल जाता है और वो दोनों दवा लेकर अस्पताल से बाहर आ जाते हैं और वो फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आगे जाते हुए फ्रीची को एक कार की लाइट दिखाई देती है, जिससे फ्रीची समझ जाता है कि किसी ने उन्हें ढूंढ लिया है, जिससे कुछ दूर जाकर वो जेफ को ड्राइव करने को बोलकर खुद बंदूक लेकर आगे की सीट पर बैठ जाता है। जहां कुछ देर बाद शाम हो जाती है और फ्रीची देखता है कि कोई सच में उनका पीछा कर रहा है, जिससे घबराते हुए फ्रीची अपने ट्रक को एक टूटे हुए रास्ते में ले जाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका ट्रक एक ब्रिज से टकरा जाता है। वो कार तेजी से फ्रीची की ओर बढ़ रही थी, जिससे फ्रीची अपनी पूरी ताकत से ट्रक को टनल में डाल देता है, जिससे वो कार उन्हें नहीं देख पाती और वो वहां से चली जाती है। कार जाने के बाद फ्रीची जेफ को बताता है कि 2 साल पहले वो खाने की तलाश में निकला था, जहां उसे एक लड़की और एक बच्ची दिखाई दी, लेकिन वो उनके पास जा पाता उससे पहले ही एक इंसान ने खाने की लालच में उन्हें जान से मार दिया। जहाँ फ्रीची उन्हें ये भी बताता है कि उसे गुडईयर उसी बच्ची के पास से मिला था, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला है। ये सुनकर जेफ समझ जाता है कि उसे हर हाल में गुडईयर को प्रोटेक्ट करना होगा। अगली सुबह वो सभी अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, जहां जेफ देखता है कि उसके ट्रक के पास एक तितली बैठ जाती है। जेफ जब फ्रेंची को बताता है कि इस जगह पर कोई भी रेडिएशन नहीं है, जिससे फ्रीची पूरी तरह तैयार होकर पार्टी मनाने बाहर बैठ जाता है और इतने समय बाद धूप को महसूस करके उसे बहुत खुशी हो रही थी और वो जेफ को गुडईयर के साथ खेलते देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत शांति मिलती है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर जेफ उसे ट्रक के अंदर ले जाता है, जहां उसके पास गुडईयर भी आ जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहां जेफ को गुडईयर की रोने की आवाज आती है, जिससे जेफ समझ जाता है कि फ्रीची उसे छोड़कर यहां से जा चुका होता है। इसके बाद जेफ फ्रेंची का अंतिम संस्कार करता है और सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल जाता है, जहां पहुंचकर जेफ फ्रेंची का एक मेमोरियल बनता है और तभी उसे एक लड़की का मैसेज दिखाई देता है, जिसे ढूंढने के लिए वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।